निष्णांत है। आप दीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर है गांधीधाम में, पर उसकी जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है नवीन जी की। वो आप देख सकते हैं पीछे उन्होंने एक बैकग्राउंड रखा है, इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन, उनके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चाइल्ड एड फाउंडेशन में अपनी जवाबदारी है। इसके अलावा जो आप गुजरात सरकार की जो वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स थी, उनके वो सदस्य है। और गुजरात में जो पहली वैक्सीन जिस व्यक्ति को दी गई वो है हमारे नवीन भाई ठक्कर सर। तो ये गांधीधाम से हम सब के लिए गौरव की बात है कि गांधीधाम से एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है अपने काम से। इसी शब्दों के साथ मैं नवीन भाई को विनती करूंगा कि वो अपनी बात रखे 10 मिनट के लिए। नवीन भाई, और उनका जो विषय है वो है कोरोना का क ख ग। इट्स ओवर टू यू सर। थैंक यू। अगर आपको बीच में लगे कि आवाज नहीं आ रही है तो मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगा। मैं अभी लखनऊ में हूँ और थोड़ा कनेक्शन के इशू है, तो जैसे ही आपको लगे कि आवाज अच्छी नहीं आ रही तो मेरे को बता दीजिएगा। सबसे जी पहले सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेतन और मैं दोनों एक ही शहर के हैं, सतना के हैं। हम दोनों बिजनेस फैमिली के हैं, तो हमारी दुकान भी एक दूसरे के सामने थी। और मेरे को अभी तक याद है कि हिम्मत भाई का, क्योंकि वो सामने ही बैठते थे। और चेतन मेरे कॉलेज से ही पढ़ा है, तो ये मेरा फर्ज है कि अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने। और दूसरा कारण था कि भारत विकास परिषद इतना अच्छा काम कर रही है, नितिन भाई हमको बताते रहते हैं। नितिन भाई बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि मैं आप लोगों से मिलूं, और कुछ मेरे जो सजेशन हैं वो भी आपको लास्ट में मैं देना चाहूंगा। तो जो मेरा टॉपिक है क ख ग, मतलब समझ लीजिए एबीसी ऑफ कोरोना। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ऐसी कुछ बातें करूं जो उपयोगी हो, क्योंकि एबीसी में तो हो सकता है बहुत कुछ आ जाए। तो मैं कुछ रिसेंट एविडेंस की बात करूंगा कि अभी क्या क्या, क्योंकि कोरोना लगातार हमको नई नए रोज आते रहते हैं समाचार, रिसर्च। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। कुछ होम केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा चैट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप में भी प्रश्न ऐसे तेजस जी ने डाले थे। और अगर समय बचा तो कुछ वैक्सीनेशन से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले, अभी जब हम कोरोना चालू हुआ था तब बहुत सारी बातें थी कि कैसे फैलता है। अब ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि मेनली ये एयरबॉर्न है। अभी लैंसेट में स्टडी 2 दिन पहले पब्लिश हुई है, बीच में सीडीसी ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया। इसलिए शुरू में काफी कुछ था कि सरफेस से भी हो सकता है कि सरफेस के थ्रू फैले, न्यूज़पेपर के थ्रू फैले, नोट के थ्रू फैले, कहीं नॉब में हाथ लगा दें, कहीं बाथरूम दरवाजे के हैंडल में हाथ लगाएं तो फैले। पर अब ये एविडेंस है कि उन सब चीज का महत्व उतना नहीं है जितना एयरबॉर्न का है। और उसका 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 इम्प्लीकेशन क्या है कि अभी भी हमारे लिए जो एसएमएस है, सबसे पहला जिसमें है सोशल डिस्टेंसिंग, एक 2 गज की दूरी, वो सबसे ज्यादा महत्व की है। दूसरा है मास्क, वो सबसे ज्यादा महत्व का है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और सैनिटाइजर का महत्व है, लेकिन पहले जैसे हम पागल की तरह रहते थे, सब्जी को हाथ नहीं लगा रहे हैं, बाहर रख दिया, हर चीज बाहर रख दिया, उतना पैनिकी होने की उसमें जरूरत नहीं है। बार बार सैनिटाइजर से वो धो रहे हैं, धोना चाहिए हर एक, उसके बाद सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए तो बेटर है साबुन से, लेकिन उतना पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क यूज करें, और सर्जिकल मास्क यूज करें। कपड़े का मास्क, घर का मास्क नहीं चलेगा। 3 लेयर जो मास्क है वो यूज करें। दूसरी चीज, अच्छी तरह से यूज करें, उसका तरीका वो हो। और क्या एविडेंस है? दूसरा एविडेंस ये है कि एसी, एयर कंडीशनिंग, पुअर वेंटिलेशन, जहां पे वेंटिलेशन कम है और उसमें जो क्राउडिंग होती है, खासकर फिर सेंट्रल एसी, क्राउडिंग इन एयर कंडीशन प्लेसेस विद पुअर वेंटिलेशन, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है और वहीं से चालू होता है। वहां पे
हमारे जो यंग लोग हैं वो वहां से ले आते हैं। और अभी जो स्ट्रेन चल रहा है उसमें भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये डबल म्यूटेंट आ गया, वो नाम दे के और डरा दिया है। अभी जो भी है वो पक्का है कि वो एक आदमी घर में ले आता है, सबको लग जाता है। उसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि अभी भी इसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो एयर कंडीशन प्लेसेस हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता और लोग इकट्ठे होते हैं, उनका मैंने अभी देखा था, मेरे बेटे के बीच में एंगेजमेंट थी, मैंने बहुत सी जगह ढूंढी, कहीं भी ऐसा नहीं था। उनसे बोला कि तुम दरवाजा खुला रख दोगे, हम यहाँ पे लंच करें, कि वो उसको 2 महीना हो गया, इसलिए अब तो कोई सोच भी नहीं सकता, पर कोई तैयार भी नहीं था। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो गांधीधाम में भी थे वो बेसमेंट में थे, और वहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं था और टोटली एसी थी। अल्टीमेटली वी ड्रॉप द आइडिया एंड ये हुआ कि अच्छा हुआ। तो ये ध्यान देना है जो उसके बारे में है। अब दूसरा आ रहा है कि उसको एक बार कोरोना हो गया, दूसरी बार कोरोना हो गया, ये सब चीजें देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ता है, ऐसे कहना मुश्किल होता है। री इन्फेक्शन जो है, फिर से कोरोना लगे, अगर अभी इतना एविडेंस है, जो स्टडीज हुई हैं बाकी जगह, कि एक बार कोरोना होने के बाद आपको 6-7 महीने, 7 महीने का अब एविडेंस है कि दोबारा नहीं हो सकता, कम से कम वही स्ट्रेन से। अब अचानक कोई नया स्ट्रेन आ जाए, उससे हो जाए, फिर भी ये रहेगा कि हो, जरूरी नहीं है कि उससे सीरियस हो। इसलिए ये सब चीजें जब तक प्रूव ना हो तब तक कहना बहुत मतलब खतरनाक वो है। अब टेस्टिंग की बात जस्ट कर दूं कि एंटीजन टेस्ट जो है लोग कराते हैं और काफी वो होता है। तो एंटीजन टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो मतलब मान लेना चाहिए आपको कोरोना है। लेकिन निगेटिव आता है, जैसे मैंने देखा था पिछले 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, जब मैं गांधीधाम में था, अभी लखनऊ में हूँ, तो मैं टेस्ट कराने गया तो वो सिस्टर ने बोला कि अब ये नेगेटिव आ गया सर, मोस्टली कोई अब बस ये तो करीब करीब वो होता है। ऐसा नहीं है, एंटीजन टेस्ट निगेटिव होने के, फॉल्स नेगेटिव होने के चांस बहुत होते हैं। उसमें आपको आरटीपीसीआर करना ही होता है, वो एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद आरटीपीसीआर करना है, जो ज्यादा अच्छा टेस्ट। एचआरसीटी जो होता है उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, और कई लोग आरटीपीसीआर कराने की जगह सीधे वो सीटी स्कैन, चेस्ट कराने चले जाते हैं। अंत में ये समझना है कि आपको कोरोना वो है, अगर शक है, आपके डॉक्टर को शक है, तो आपको टेस्ट कराना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपका कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा, डॉक्टर्स के लिए वो है, पर आपको डॉक्टर्स अगर सलाह देते हैं तो मार्कर्स वगैरह रेगुलर देखते रहना चाहिए, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब दूसरी चीज है कि जैसे कोरोना होता है तो दूसरा प्रश्न आता है कि अब हम कौन से ऐसे ड्रग्स लें कि बढ़े नहीं, क्या करें, बच्चों में क्या करें, वो विशाल बताएगा। विशाल ने हैंडल भी बहुत किए हैं कोरोना के केस। और इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, और मतलब पॉजिटिव होने के बाद लोग ये दौड़ा दौड़ी करते हैं, और उसके पहले भी एकदम पागलों की तरह कुल्ला करना, स्टीम लेना पहले से वो होता है। तो उसका ये समझना है कि इम्यूनिटी रातों रात डेवलप नहीं हो सकती। इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो, उसके लिए आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, हेल्दी वेट हो, और सब कुछ हो, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उस समय दिया जाता है, विटामिन सी देते हैं, जिंक देते हैं, और भी कई चीज बोलते हैं, लेकिन एकदम उसमें उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं करना चाहिए। और अभी तक ऐसा कोई भी ड्रग्स नहीं है जिसके बारे में कंक्लूसिव एविडेंस हो कि वो उसको रोकने में काम आता है। कुछ ड्रग्स यूज होते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल हैं, यहाँ यूपी में आइवरमेक्टिन यूज होता है, एजिथ्रोमाइसिन यूज होता है। कम से कम अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सब जगह बंद हो गया, फिर भी मैंने अभी देखा, अभी बीच में कि एक हॉस्पिटल में इवन एडमिटेड पेशेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो रहा था। तो इनका कोई एविडेंस नहीं है। अगर कि आप उसके बाद उसको रोक, बढ़ने से रोक सकते हो ये ड्रग से। और इम्यूनिटी का तब भी ध्यान रखने के लिए आप अच्छा खुराक लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, और बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए। अभी मैंने दहीवत को बोला कि अच्छा है, वो दहीवत उस बारे में बताएगा कि कोरोना, जितना भी कोरोना से आपको नुकसान होता है, कोरोना डजंट किल यू बट इट इज योर एंजाइटी, स्ट्रेस, और दूसरा गलत इंफॉर्मेशन, वो आपको मारता है, वो उसके कारण वो होता है। और उस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जहां आप स्ट्रेस में आएंगे, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करेगा, और कई प्रॉब्लम कोरोना में ओवर रिएक्शन के कारण होते हैं। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट एट होम,
इसके लिए एक ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ मैंने देखा यूपी में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक डोज लिया था, उसके बाद मैं यहाँ आया तो बाहर से इन्फेक्शन घर में आया, हम सबको लग गया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि छू के निकल गया, ऐसा था। 2 दिन सर्दी खांसी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने वैक्सीन ली हुई थी, फिर भी सबको लगा। तो यहाँ बड़ा अच्छा मॉडल है यहाँ पे। और ये गुजरात में, इसलिए भारतीय विकास परिषद के आप लोग वो हो, इसलिए मैं लाना चाहता हूँ कि जितना ध्यान आप लोग हॉस्पिटल में दे रहे हो, उतना ही ध्यान इस पे देने की जरूरत है। आज के डेट में भी मैं डेली अभी 10 कॉल गांधीधाम के अटेंड करता हूँ अपने पुराने पेशेंट्स के, या अभी जो पेशेंट हैं वो इतने घबराए हुए हैं। और यूपी में बड़ा अच्छा मॉडल है। यहाँ आप जैसे ही लोड होता है आपका सिस्टम पे, आपको कॉल आएगा, घर आके 30 पेशेंट के वो कांटेक्ट लेके जाते हैं। अब तो खैर घटाए होगा क्योंकि अभी इतनी किटी नहीं है। 30 पेशेंट के लेके जाते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग में। और आपको दिन में 5 बार फोन आता है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर कितना है, पल्स ऑक्सीमीटर में एसपीओ2 कितना है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं छोटे छोटे, 250 के। वो एरिया वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 डॉक्टर होते हैं, जो लगातार आप उसमें लोग डालते हैं कि अच्छा मेरे को बुखार है तो क्या करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं, और उसके डॉक्टर लोग वो सलाह देते हैं। ये मॉडल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के कारण आजकल पेशेंट परेशान हो गए। कई बार एडमिशन की जरूरत नहीं है तो भी एडमिशन का ट्राई कर रहा है। कोई उसके जो छोटे सवाल हैं उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप कल ही मेरी कजिन ने फोन किया अंजार से कि वो डॉक्टर फोन उठा रहे थे, अब तो उन्होंने भी उठाना बंद कर दिया। तो एक डॉक्टर कितना उठाएगा? इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। इसमें आप लोग देखिए क्या कर सकते हो। आपको और इन्फॉर्मेशन यूपी मॉडल की चाहिए कि मैं दे दूंगा, पर वो भी अभी तो वो उतना ही जरूरी है जितना हॉस्पिटल खोलना और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना जरूरी है। अब उसमें अ, अभी मैंने एक आईएमए में वीडियो शेयर किया है डॉक्टर धीरेन गुप्ता का। बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए है वैसे वो। और उसमें भी उन्होंने सिर्फ होम केयर की है कि कैसा कैसा होना चाहिए। एक देखिए, पहले जो था कि 50 के ऊपर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, एडमिट कर दो। अब वो चीज नहीं है। अगर उसको दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में है, उसका सेचुरेशन ठीक है, तो उसको हाई रिस्क नहीं माना जा सकता। नहीं तो सिस्टम पे लोड बहुत बढ़ जाएगा। आप कितने पेशेंट रखोगे, कोई उसकी लिमिट ही नहीं। हाई रिस्क जो है उसमें आपको एक चीज देखना है कि जो जिनका फीवर है वो उतर नहीं रहा है 5 दिन से ज्यादा, 7 दिन से ज्यादा चल रहा है, जिनको फिर से 5 दिन के बाद फिर से बुखार हो गया, जिसको हम बाईफेजिक फीवर बोलते हैं। सेचुरेशन उसका जो है, एक सबसे पहले आपको घर पे है तो आपको करना चाहिए कि आप बेस लाइन आपका देख लो कि आपका सेचुरेशन कितना है। उससे अगर, क्योंकि किसी का हो सकता है 98 होता है, किसी का 99 हो, 100 भी हो, 97 हो। बाद में अगर वो गिरता है 4 से 5 के बीच के अंकों से गिरता है, तो आपको वो होगा। और अगर आपने पहले से नहीं देखा है, आज भी मेरे एक पेशेंट का फोन आया, वो इतने घबराए हुए थे बच्चे का, बोले सर 90 70 हो रहा है, 40 हो रहा है। मैंने कहा 5 मिनट शांत हो जाओ। और बच्चा बोल रहा है मेरे कुछ नहीं है, वो टीवी देख रहा था। अब वो इतने घबराए हुए थे कि उनसे बड़ा मुश्किल था। थोड़ी देर बाद फिर आया मैसेज कि 94 हो गया है, 94 है। वो ठीक से लेना चाहिए, उसका जो उंगली है वो ठीक से आना चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चों में वही प्रॉब्लम होता है। दूसरा, हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। तो लो रिस्क को हॉस्पिटल में मैनेज, घर पे मैनेज करना है। हाई रिस्क में भी काफी कुछ हमको करने पड़ेंगे। साथ में उनको रेड फ्लैग साइंस बताना है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे फीवर है, सेचुरेशन डाउन हो रहा है, या कोई भी अगर उसके वो है तो उनको करना है। रेमडेसिविर के बारे में अभी काफी कुछ चल रहा है, और उसकी जरूरत पागलों की तरह। मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें 90% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर का बहुत सिंपल एक ही इंडिकेशन है कि अभी अभी मिनिस्ट्री ने वो किया है, रिलीज किया है स्टेटमेंट कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मॉडरेट रिस्क वाले को, जिसको ऑक्सीजन चल रही है, उसको ये रेमडेसिविर देना। अब लोग उसको स्टॉक करने के लिए लगे हुए हैं लाइन में, और पागलों की तरह डेली मुझको 4 जगह से फोन आता है कि रेमडेसिविर कहीं से दिला दीजिए। तो ये सब चीजों से हमको बचना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि हम कब हॉस्पिटल में भेजें। और हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल में अगर वो करेंगे तो एक बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, इसलिए होम केयर को सुधारना पड़ेगा।
अब इसके बाद आपसे मैं अगर बात करना चाहूँ सिर्फ 2 मिनट में, कि वैक्सीनेशन में अभी देखिए अभी हाई ये एक्सप्लोजिव आउटब्रेक चल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन जो होता है उसका प्रिंसिपल होता है कि लो सीजन में करना चाहिए। लो सीजन में हम लेट हो गए, बहुत लोगों ने लिया नहीं, कंफ्यूजन रहा, ये ऐसा है वैसा है। अब अभी सरकार एकदम से बढ़ा रही है, साथ में केसेस हो रहे हैं। तो ये होना ही है कि एक किसी को वैक्सीन दिया, कल उसको कोरोना पॉजिटिव आया, किसी को 2 डोज लगा है तो पॉजिटिव आ गया। तो पहली चीज तो ये है कि उसका कोई वैक्सीन, ये भी सवाल इवन डॉक्टर्स के ग्रुप में उठाए जा रहे हैं कि क्या वैक्सीन से हो गया? वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कोरोना करे। बिल्कुल सिंपल बात है, उसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि आपको, वो तो सिर्फ बॉडी को मैसेज देगी कि आप एंटीबॉडीज बनाओ और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो ये सब चीजों से बचना है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरा जो है कि अगर मैंने 2 डोज लिया है तो क्या मेरे को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बोला मैंने 1 डोज लिया, मेरे को हुआ, टच करके निकल गया। अगर मैंने नहीं लिया होता तो शायद मैं भी आईसीयू में होता, क्योंकि मैं भी हाई रिस्क हूँ। मेरी वाइफ को भी ऐसा हुआ, जस्ट फीवर भी नहीं आया, फीवर भी नहीं आया। और मैं जानता हूँ मेरे कई मित्र हैं जो अभी गांधीधाम में, जिनको अभी कोरोना है, एंड दोज हु आर वैक्सीनेटेड, जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उसमें मोस्टली, अब आपको एग्जाम्पल कुछ मिल जाएंगे कि उन्होंने लिया था वो सीरियस हो गए, या कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो डेथ हुई हो, लेकिन ऐसे बहुत ही कम है। और ये ज्यादा र्यूमर और वो ज्यादा है। और ऐसा नहीं है, यूएस में जो 95% एफिकेसी वाली वैक्सीन है, उसके बाद भी 5,000 केस हुए कितने मिलियन में, और कुछ 200-300 लोगों की डेथ भी हुई। तो ऐसा 100% कोई भी चीज वो नहीं है कि असर करती है, पर उसको इससे न जोड़ा जाए, और जब भी जिसका नंबर आए वैक्सीन ले लें। अब लास्ट में एक चीज और, हाँ, दूसरा एंटीबॉडीज। आज भी मेरे को बहुत सीनियर मेंबर का आईएमए का फोन आया कि मेरे एंटीबॉडीज लेवल डाउन है, मैंने 90 डेज हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? पर हमको ये समझना चाहिए कि एंटीबॉडीज लेवल आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर वैक्सीन लिया है तो है, मेमोरी, वो को काम, जितना जितना उसका एफिकेसी से काम करेगी, खासकर गंभीर बीमारी से आपको बचाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाएगी, मोस्टली केसेस। एक दो इक्का दुक्के में हो सकता है। अब लास्ट है कि एक तो जैसे होम केयर का मॉडल एक आप लोग अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अवेयरनेस, और वो भी सरकार की परमिशन से बनाना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ दी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, जो खासकर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा है, मैरिज है, उनको पोस्टपोन करना चाहिए, उनको एकदम लो वो कर देना चाहिए। खासकर ये टारगेट करिए जहाँ जहाँ ये एसी वाली जगह है, क्राउडिंग जहाँ होती है, और सेंट्रल एसी है, पुअर वेंटिलेशन है, उनको कैसे अवेयर करें। वो किसी भी होटल के या किसी भी जिम या बार, बार तो वहाँ है नहीं, तो किसी के भी उसमें उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इससे कोरोना हो सकता है, जबकि इसका बहुत कंक्लूसिव एविडेंस है। तीसरी तो लॉकडाउन की जगह जो है टारगेटेड इंटरवेंशन करें। लॉकडाउन से तो बहुत फायदा होगा, लेकिन नुकसान भी होगा। इससे अच्छा ये कोशिश करें कि इस जगह पे, यहाँ पे इस तरह के वो न हो, और वहां पे लोग वेंटिलेशन अच्छा रखेंगे। देखिए आउटडोर में हमेशा खतरा कम रहेगा, ऐसा नहीं है कि मास्क बाहर नहीं पहनना है, लेकिन हम चौराहे पे पुलिस वाले डंडा लिए खड़े रहे, सबको मास्क पहनाए, उससे भी वो जरूरी है। और उसके साथ जरूरी है कि इन सब चीजों जगह टारगेट करें, जहां भी आपको दिखे वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का मैंने बता दिया। और फाइनली है कि सबसे पहले तो व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करना बंद करें। अगर आपको फैक्ट चेक करना है, बहुत अच्छी साइट्स है, हम लोग सिखाते हैं, हमारा पूरा कोर्स चलता है। आप सीखिए और खुद ही फैक्ट चेक करिए। व्हाट्सएप मैसेज बंद करना, फॉरवर्ड करना बंद करें। इज दिस ट्रू? अरे, आप एक चीज, इसमें इतना काम हो रहा है कि जब भी आप ऐसी बात करते हो ना, तो लोगों को नीचे कोई नहीं पड़ता। वो अगर उसको बोलोगे ये गलत है, तो भी उसके दिमाग में वो बैठ जाता है। और आदमी का दिमाग इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि शॉर्टकट बना लेता है, और उसके हिसाब से उससे चलता है। इमोशन से, उसके बिलीफ से, उसकी वैल्यूज से, उसके हिसाब से चलता है। उसमें उसमें कोई इंटेलिजेंस और वो नहीं होता है, वो शॉर्टकट से चलता रहता है। तो वो बैठ गया दिमाग में, तो उसको डर लगेगा तो भी वो एक्शन नहीं लेगा। तो इतना करें, जब तक हम इसको वो नहीं कर लेते, तब तक मास्क को अच्छी तरह से पहने, सर्जिकल मास्क पहने।
2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजेशन का जरूर उपयोग करें, बट पैनिक ही ना हो। और जैसा अभी दहीवत आपको बताएंगे, तो अपना इम्यूनिटी, टेंशन और स्ट्रेस को बहुत कंट्रोल में रखें। और एक जो होम होम केयर अगर आपका है, तो आपके पास सब वो होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक रिकॉर्ड रखिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए, एक सब मॉनिटर करिए और एंजाइटी कंट्रोल करिए। अगर आप एंजाइटी भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेचुरेशन देखिए, 6 मिनट वॉक करके टेस्ट देख सकते हैं, बेस लाइन ले लीजिए। और हर एक केस में रेमडेसिविर या दवाओं के पीछे मत दौड़िए, 90% में कोई जरूरत नहीं होती है, और फालतू की दवाएं लेने से भी नुकसान होता है। बस इसी मैसेज के साथ भारतीय विकास परिषद से खूब खूब आपको आभार और खूब खूब बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कोई इसमें होम केयर मॉडल की और जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी इस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू ऑल इंफॉर्मेशन। एंड देयर आर बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरी जगह की हैं जो वहां भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद नवीन भाई आपका। तो आपने बहुत सारे प्रश्न के जवाब भी दे दे आपके वक्तव्य में, जो हमारे पास लोगों से आए थे। हो सकता है कोरोना, तो उसके बारे में बात की। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन के लिए लोग लाइन लगाते हैं, उसके बारे में भी आपने बात की, और होम क्वारंटाइन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपने बात की। तो बहुत सारे प्रश्न के जवाब भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे